Yes. So please underline, it is given in the book also. Central tendency means here refers to central value or representative value of a statistical series. ठीक है, सेंट्रल वैल्यू या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. ठीक, अब इसका मीनिंग क्या है? सीरीज का मतलब हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट डाटा. जो आपको याद होगा ऑर्गेनाइजेशन वाले ने किया था ना, जब हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं, किसी भी पॉकेट मनी से रिलेटेड डाटा, हाइट से रिलेटेड डाटा, कुछ भी है, उसके बाद जैसे अभी आपने पर्सनल मेमोरेंडा फिल किया था गूगल फॉर्म में थोड़े जब आप एडमिट हुए थे, तो उसमें आपने देखा होगा एक हाइट वाला कॉलम था, एक वेट वाला कॉलम था, ऐसे थे. अब आप सोच के देखो कि क्लास में 80 चिल्ड्रन आर देयर, सबने अपनी अपनी हाइट लिखी हुई है या अपना वेट लिखा हुआ है, इतना इतना है. ठीक, अब कोई मुझे कहे बीइंग क्लास टीचर कि भी बताइए जी आपकी क्लास के सब बच्चों की हाइट कितनी है, तो इज इट पॉसिबल, इज इट ए ह्यूमनली पॉसिबल एफर्ट कि मैं सब 80 बच्चों की याद करूं? पॉसिबल ही नहीं है. हर एक का किसका क्या नाम है, कितनी हाइट है, याद नहीं हो सकता. इट इज़ वेरी हार्ड. कोई एक्सेप्शनल होगा, बट अदरवाइज एक आम जो ह्यूमन बीइंग है याद नहीं कर सकते. ठीक, पर ऑन दी अदर साइड अगर मुझे ये कहा जाए कि ये पूरे 80 बच्चों की आप एवरेज हाइट निकाल लो कि भाई ऑन एन एवरेज हाइट कितनी आती है, तो मैं एवरेज निकाल लूँ, आई विल गेट ए सिंगल फिगर, एक नंबर मेरे पास आ जाएगा. वो मैं याद कर सकती हूँ कि मेरी क्लास के बच्चों की एवरेज हाइट मान लो 6 फीट है या 5.5 फीट है, जितनी भी है, तो कोई भी नंबर, या वेट इतना है, 50 kg वेट है, एवरेज वेट है. नाउ इट इज़ वेरी ईजी, कंफर्टेबल फॉर एनी वन टू लर्न दैट सिंगल नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ एवरेज. ठीक है, तो वो जो एक सिंगल नंबर है, 50 kg वेट आ गया मान लो, तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है. उसका मतलब ये नहीं कि सब बच्चों का वेट 50 kg है या सब बच्चों की हाइट 5.5 ही है, ऐसा नहीं, बट वो एक ओवरऑल सा एक ब्रॉडली दैट इज रिप्रेजेंटिंग द क्लास. सब बच्चों को वो ऑन एन एवरेज रिप्रेजेंट कर रहा है. अभी किसी की थोड़ी ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, वो तो है, बट ऑन एन एवरेज जब हम कहते हैं मोटा मोटा सा, भी सबको रिप्रेजेंट करता है. तो ऐसी वैल्यू जो अपनी पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू, या उसी को ही कह देते हैं सेंट्रल टेंडेंसी. इसी चीज़ का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज वैल्यू. आई होप इट इज़ क्लियर. एंड उसके बाद देखो उसी पैरा के नीचे दिया हुआ है फिर मेजर्स क्या होते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो मेजर्स का मतलब होता है वो मेथड्स, वो मैथमेटिकल मेथड्स जिसकी हेल्प से वी ट्राई टू कैलकुलेट दैट सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज. मतलब मैं कौन सा तरीका लगा के आपकी क्लास का एवरेज वेट निकालूं, कि कौन सा तरीका लगाऊं, जो भी लगाऊंगी दैट विल बी नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. या मैं कौन सा तरीका लगा के आपकी पूरे 80 बच्चों की 80 बच्चों की हाइट को कैलकुलेट करूं एवरेज, मैं जिस भी तरीके से करूंगी दैट विल बी नोन एज मेथड ऑफ या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मतलब जिन मेथड से या जिन तरीकों से, जिस भी टूल से, जिस भी तरीके से मैं अपनी कैलकुलेशन करती हूँ, दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस आपने याद करनी है. ये इतना थ्योरी पार्ट आपको आएगा कि डिफाइन सेंट्रल टेंडेंसी या डिफाइन एवरेज. तो सेंट्रल टेंडेंसी एंड एवरेज वन एंड द सेम थिंग. और मेजर्स क्या होते हैं, वो सारे मेथड्स जिसकी हेल्प से हम ये निकालते हैं. ठीक, उसके बाद बाकी कोई थ्योरी नहीं करनी है, थ्योरी पार्ट नहीं आना है पेपर में इस लेसन में से. जो स्टैट्स का है ये वाला, तो इसमें सिर्फ हमारा वो आना है, न्यूमेरिकल्स ही आने, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आने. बट स्टिल हमें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें पता हो कि ये चीज़ क्या है, उस एंगल से मैं कह रही हूँ कि आपने थोड़ा याद करना है. उसके बाद नाउ प्लीज़ कम टू दिस पेज, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस. टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज आपकी जो भी बुक है, जहाँ भी है, एक दो पेज पलट के देखो, यू विल गेट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस. ठीक है, तो वहाँ पे एक कलर सा बनाया हुआ, बॉक्स सा बनाया हुआ है, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिज़ाइन जैसे मर्जी बना लो. तो अब टाइप्स क्या है, ये है टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ, ये एवरेजेस लिखा मैंने, चाहे इसके आगे स्टैटिस्टिकल लिख लो, एक ही बात. टाइप्स ऑफ एवरेजेस तो टू टाइप्स हैं. एक टाइप को कह देते हैं मैथमेटिकल. मैथमेटिकल इस करके कहते हैं क्योंकि इसमें जस्ट लाइक मैथ्स हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे मैथ्स में कुछ निकालना हो, कोई सम करते हैं तो कोई ना कोई फॉर्मूला लगाते हैं, तो सेम वे सम मैथमेटिकल फॉर्मूला इज अप्लाइड टू कैलकुलेट एवरेज, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मैथमेटिकल एवरेज. और इसके आगे यू कैन सी इन द बुक 3 नेम्स आर गिवन. एक लिखा हुआ है अरिथमेटिक मीन, एक लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन, एक लिखा हुआ है हार्मोनिक मीन. हैव यू गॉट 3 नेम्स आर गिवन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. तो उसमें से जो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है वो हमारे 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है.
यू कैन क्रॉस देम, बट आप नाम याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है, नाम याद करने में कोई नुकसान नहीं है, बट वो सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में जो हमारे 11th क्लास के है दैट इज ओनली दिस अरिथमेटिक मीन, तो दैट इज वाई आई हैव रिटन ओनली वन नाम, या एक ही नाम लिख दिया मैंने जो हमने करना है। ये पूरा वर्ड है अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथ मीन नहीं है, अरिथमेटिक मीन है, तो मैंने टाइम बचाने के लिए बोर्ड पे थोड़ा टाइम लगता है इसलिए ऐसे लिखा। ऑन दी अदर साइड जो सेकंड है पोजिशनल और लोकेशनल, तो पोजिशनल वर्ड का मतलब होता है वो एवरेजेस जिसकी हम पोजीशन को लोकेट कर सकें। जैसे मान लो मैं आपको देख रही हूँ तो गुरपरम सोफा पे बैठी हुई है, आई कैन लोकेट हर पोजीशन। मान लो यादवी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद बेड पे बैठी हुई है। दिया शर्मा भी बेड पे बैठी हुई लग रही है मुझे, है ना। मान लो ये यहाँ इस चीज़ पे आप बैठे हो, तो मतलब मैं आपकी पोजीशन लोकेट कर रही हूँ कि आप कहाँ पे बैठे हो। तो ऐसे मेथड्स जिसमें हम एवरेज की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकें कि वो कहाँ पे लाई कर रही है, कहाँ पे वो पोजीशन आ रही है, तो उस पोजीशन को देखने के एंगल से फिर उसका नाम पड़ जाता है पोजीशनल एवरेजेस कह देते हैं, या उसी को कहते हैं लोकेशनल, जिसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। अब इकोनॉमिक्स में, स्टैट्स में कहाँ पोजीशन पता लगाई जा सकती है? ऑन द ग्राफ पेपर, डायग्राम की फॉर्म में ग्राफ पेपर के ऊपर हम इनको लोकेट कर सकते हैं, मतलब इनका डायग्राम बना सकते हैं, बट अरिथमेटिक मीन का डायग्राम नहीं बना सकते। इसका सम तो सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, बट इसका डायग्राम ग्राफ के ऊपर नहीं बना सकते। बट ऑन द अदर साइड इनको ग्राफिकली बता सकते हैं, शो कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं ग्राफ की मदद से, इस करके दे आर कॉल्ड लोकेशनल और पोजिशनल। ठीक, नाउ अब इस चैप्टर में हमारा ये पार्ट कवर होगा अरिथमेटिक मीन। बस इतनी ही थ्योरी करनी है, बाकी सारा कुछ जो बीच में थ्योरी दिया हुआ कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना। वो सिलेबस में भी नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं छुड़वा रही हूँ, ऐसे नहीं छुड़वा रही हूँ, वो सिलेबस में ही नहीं है। इस चैप्टर में बस आपने जो याद करना है सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग, जो डेफिनेशन है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बाद ये वाला चार्ट भी कौन कौन सी होती है नाम पता हो आपको, उसके बाद डायरेक्टली हमने यहाँ पे आना है अरिथमेटिक मीन। सो नाउ यू प्लीज सी फ्रॉम योर बुक जहाँ भी ये टॉपिक आ रहा है अरिथमेटिक मीन, ठीक है, इसी के नीचे ही दिया हुआ है। अरिथमेटिक मीन के साथ में प्लीज राइट डाउन और एवरेज, अकेले इसको भी एवरेज कह देते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है फाइंड एवरेज, तो दैट एवरेज मतलब अपने अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो दोनों नाम ही चलते हैं पॉपुलरली। जैसे मैं कहूँ कि आपकी क्लास के इकोनॉमिक्स के पेपर में PT1 में मीन मार्क्स कितने हैं, ठीक है, या मैं कहूँ कि आपकी क्लास के इकोनॉमिक्स के पेपर में एवरेज मार्क्स कितने हैं, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है जी। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है, यू कैन अंडरलाइन, अरिथमेटिक मीन मीन्स सिंपली द एवरेज ऑफ ऑल द आइटम्स इन ए सीरीज। जितनी भी सीरीज में आइटम्स हैं, 8 है, 10 है, 20 है, जितनी भी हैं, एनी नंबर जितनी भी हैं, उन सबकी सिंपल एवरेज हमने निकाल लेनी है, दैट इज कॉल्ड एवरेज और अरिथमेटिक मीन, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद है, अब आपको हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है। आई होप यू रिमेंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा चैप्टर में हमने एक नाम किया स्टैटिस्टिकल सीरीज, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सी? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, ये 3 मेन सीरीज की हमने। अब ये आपने रट लेना है, ये याद कर लेना है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। नाउ अब हमने ये अरिथमेटिक मीन तीनों सीरीज में निकालना है, तीनों सीरीज में बार बार हमने ये मीन निकालना है, उसका फॉर्मुलेज करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, और हर एक सीरीज में भी आगे 3-3 मेथड्स हैं, तो टोटल हमारे 3 इंटू 3 9 मेथड हो जाएंगे तीनों सीरीज के, ठीक है। डोंट वरी, बहुत आसान है, आपने किया भी हुआ है पहले। लेट अस स्टार्ट। यस, प्लीज राइट। पहली सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, ऊपर हेडिंग दे दीजिए।
आप ऐसे काम किया होगा ना तो आपको बुक से भी समझना इजी होगा भी हाँ ये काम करना है हमने, ये टॉपिक है। इंडिविजुअल सीरीज और लिखना चाहो लिख सकते हो मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, बट वो तो पता ही है हम मीन का ही काम कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज, अब इंडिविजुअल सीरीज में फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। प्लीज राइट, फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। उसके नीचे प्लीज राइट डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला एक्स बार, एक्स के ऊपर एक लाइन है, इसको बोला जाता है एक्स बार, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, स्मॉल एन। बस ये ध्यान रखना है, कई बुक्स में कैपिटल एन लिखा होता है, कैपिटल एन नहीं लिखना, स्मॉल एन लिखना है आपने, ठीक। वेयर, अब इसके नीचे लिखो इनका मतलब क्या है। वेयर स्मॉल एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, स्मॉल एन में बार बार स्मॉल बोलूंगी साथ में, स्मॉल एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, and sigma x means, ये वाला sigma x means sum of all the items, sum of all the items। sigma का मतलब होता है टोटल, summation, sum of all the items। क्लियर बेटे, ठीक है। अब इसी से आपको कोई पूछे कि बताओ डिफाइन अरिथमेटिक मीन, तो आप इसी को बोल सकते हो, अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल द आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। फॉर्मूले को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, सम ऑफ ऑल द आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। अब हम इसका एक, मैं क्या करूँगी, हर एक फॉर्मूला लिख के फिर उसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर सेकंड फॉर्मूला लिखूंगी उसका न्यूमेरिकल करूंगी। और आपका होमवर्क ये है कि घर पे आपने साइड बाय साइड उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। लर्निंग बाय डूइंग में क्वेश्चन दिए होंगे, एंड में एक्सरसाइज में होंगे, जितनी टाइप की है उतने ही। ये नहीं कि आप अगले सीरीज के मेथड करो, वो तो अभी करवाए ही नहीं, जितना काम हुआ होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं। चलो अब क्वेश्चन है, प्लीज राइट द स्टेटमेंट, फाइंड मीन ऑफ पॉकेट मनी ऑफ, find mean, MEAN, mean of pocket money of 5 students, pocket money of 5 students। pocket money in rupees is given, 10, 15, 20, 25। कोई क्लास है, उसमें 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों का पॉकेट मनी दिया है, क्वेश्चन पूछा कि इनका मीन निकालो, ठीक। तो पहले अपने देखना है पॉकेट मनी है, नीचे वैल्यूज लिख ली। सबसे पहले हमने देखना है इस पॉकेट मनी, ये है वेरिएबल, इसका नाम रख लेते हैं एक्स, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में हम एक्स यूज़ कर रहे हैं तो इसको पहले टेक्निकल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। इसका नाम रख लेते हैं, इसके ऊपर आपको ब्रैकेट में या नीचे एक लाइन छोड़ के लिख लेना एक्स वेरिएबल, साइड पे जहाँ भी आपका स्पेस है, मतलब हमने इसका पॉकेट मनी की जगह इसका नाम रख दिया एक्स वेरिएबल, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, प्लीज काउंट, स्मॉल एन कितना है, यू कैन अनम्यूट, 5, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो एन है 5, ठीक। एक तरफ लिखना साइड पे लिख लो एन इज इक्वल टू 5। उसके बाद अब ये निकालो सिग्मा एक्स, ये हमारी एक्स है, इसका नाम हमने एक्स रखा था, अब इसका सिग्मा मतलब सब वैल्यूज को टोटल कर दीजिए। कितना आ गया, 100, ठीक है जी, 100 आ गया सबका, ठीक। बस अब इनको पुट कर दो, फॉर्मूला में पुट कर दो, यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स है 100 डिवाइडेड बाय एन कितना था 5, तो यहाँ 5 से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 20 इज अवर आंसर, है ना, इजी, सबसे इजी है ये, पहले भी किया हुआ है आपने, जूनियर क्लासेस में भी किया हुआ है। तो सिंपल, बस हमने जो भी वेरिएबल है वी हैव टू नेम इट एज एक्स वेरिएबल, जैसे कोई मार्क्स होते हैं, कोई हाइट है, वेट है, पॉकेट मनी है, इनकम है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कोई भी हो, कुछ भी हो, बस उसका नाम रख देना है एक्स। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट कर लेना है, उसके बाद हमने सिग्मा निकाल के उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है। एक और क्वेश्चन लिखिए जरा, लेट अस सी। हाँ जी, प्लीज राइट
फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। अब इसमें कोई वेरिएबल नहीं, अपनी ओर से ऊपर लिख लो x, आप ही नाम रख लेते हैं x। वैल्यूज हैं 7, 9, 15, 15, 7, सेकेंड है 9, उसके बाद है 15, 15, 15, उसके बाद है 20, उसके बाद है 2, ओनली 2, ठीक है। आई रिपीट 7, 9, 15, उसके बाद है 20, 20, 20, उसके बाद लास्ट है ओनली 2, ठीक है। बस निकालिए मीन, पहले आप काउंट कर लो, फिर टोटल करके टोटल को डिवाइड कर दो। बेटे आई हैव शेयर्ड द अटेंडेंस फॉर्म अगेन, दोज हु ज्वाइंड लेट दे कैन फिल। अगर फिल नहीं करोगे तो यू विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट। हाँ जी बेटे, डन। 1.6 कितना आंसर आया बेटे? 1.6 आ रहा है। एक्चुअली मुझे यहाँ आवाज सुन नहीं रही है, आप आपस में या तो जो बच्चा सबसे ऊंचा बोल सकता है वो बोल दे, मुझे सुन नहीं रहा है। 10 पॉइंट कितना? 10 पॉइंट कितना? चलो जितना भी आया है, अब इस पे टाइम नहीं वेस्ट करते। 10 पॉइंट ओके, जितना भी आंसर आया पॉइंट में भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि राउंड फिगर में ही हमारा आंसर हो, पॉइंट में भी आए तो कोशिश करो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक आंसर निकाल लो, क्योंकि नाउ यू आर इन सीनियर क्लास। तो
Yes, Vate, am I audible? Please let me know. There was some problem, no problem. Rest of the work we will do tomorrow. Okay, now I am going to end the meeting.